आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि अंग्रेज़ों का क्या रोल रहा है कास्ट सिस्टम को डिस्टॉर्ट करने के लिए 17वीं 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी के शुरू में, जब भारतवर्ष में मिशनरी बहुत बड़े स्तर पे काम करना शुरू किया, तो उनका एक ही उद्देश्य था कि भारत की पॉपुलेशन को किसी तरह से क्रिश्चियनिटी में बदला जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मुसलमानों के प्रति वो जानते थे कि क्या हिंसा होगी अगर उन्होंने कोशिश की बदलने की, लिहाजा हिंदू एक सॉफ्ट टारगेट होकर उभरा और उन्होंने ये देखा कि कन्वर्जन में जाति सबसे बड़ी समस्या थी। लोगों में अपनी जाति यानी समाज से बाहर होने का बहुत डर था। ये इस दुनिया की सभी समाजों में होता है कि आप सामाजिक हिस्सा बन के रहना चाहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 27 दिसंबर 1778 को लिखा, द फियर ऑफ लूजिंग कास्ट इज मेकिंग कन्वर्जन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लोगों के अंदर जाति छूट जाने के भय से कन्वर्जन लगभग असंभव है। ये एबे दुबाइस थे, उन्होंने, उनकी किताब बहुत फेमस है, हिंदू मैनर कस्टम्स, ये सब। उन्होंने 1815 में ये लिखा कि मॉरली एंड इंटेलेक्चुअली इंडियंस आर फार सुपीरियर टू अस, और लिहाजा कन्वर्जन बहुत आसान नहीं है। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में कास्ट डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट बनाया। उससे ये उम्मीद की गई कि कन्वर्जन के बाद आदमी जात के लिए परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम बनी रहेगी। 1850 का लॉ था, लेकिन इससे बहुत लाभ नहीं हुआ। 1857 का प्रथम स्वतंत्र संग्राम हुआ, उसने सब कुछ बदल के रख दिया। बहुत बड़ी डिबेट हुई। उस समय की 5-6 साल की जो डिबेट चली है सरकार में मिशनरियों के बीच में, वो सारी करस्पॉन्डेंस अवेलेबल है। 1857 के 28 मई को एक मिशनरी मैगजीन थी, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, लिखा गया कि ये वार ऑर्डिनरी वार नहीं है, ये वार क्रिश्चियनिटी वर्सेस ब्राह्मणिज्म की है। अब वो हिंदू शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। ब्राह्मणिज्म शब्द क्वाइन कर लिया गया ब्राह्मण से। और क्यों ये शब्द क्वाइन किया, इसके अभी देखेंगे थोड़ी पहले। उस ज़माने के एक बहुत बड़े, बहुत इन्फ्लुएंशियल मिशनरी थे, अलेक्जेंडर डफ ने लिखा अपने लेख में एनालाइज करते हुए 1857 को कि इफ़ द गवर्नमेंट हैड एक्टेड अगेंस्ट जाति व्यवस्था, अगर गवर्नमेंट ने जाति व्यवस्था के अगेंस्ट काम किया होता, देन द होल स्ट्रक्चर ऑफ हिंदुइज्म वुड हैव कोलैप्स्ड। पूरा हिंदू सिस्टम कोलैप्स कर जाता। जात इज द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ हिंदुइज्म। वो कास्ट शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, जात। एक दूसरे जेसुइट फादर हैं, वायली, कलकत्ता के थे, उन्होंने लिखा, वाइल वी आर एनालाइजिंग द कॉजेज ऑफ रिबेलियंस वी मस्ट एक्सेप्ट जाति वॉज द मेन कॉज। इफ देयर वॉज नो जात देयर वुड नॉट हैव बीन एनी रिबेलियन। यानी अब सारा डिबेट इस पर आके रुक रहा है कि 1857 का जो पूरा का पूरा, उसके पीछे जाति बहुत बड़ा कारण है। ये सारी फाइलें नेशनल आर्काइव्स दिल्ली की हैं, पड़ी हुई हैं, जाके पढ़ना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए। और 1857 के बाद जब जीत जाते हैं अंग्रेज, तो उन्होंने एक कमीशन बिठाया, मेजर जनरल जोनाथन पील कमीशन। ये 15 जुलाई 1858 में इसने रिपोर्ट भी दे दिया। यानी जो अंग्रेज़ों का सारा डॉक्यूमेंट मैं कोट कर रहा हूँ, वो लिखते हैं, द काज ऑफ रिबेलियंस वर द ब्राह्मणाज हु वर कंसिडरेबल इन नंबर इन आर्मी। इट इज़ ब्राह्मणाज हु प्रोवाइड द मेंटल, मॉरल एंड मटीरियल लीडरशिप टू इंडियन पीपुल ऑफ ऑल जाति। वो लिखते हैं कि सारी समस्या की जड़ में ब्राह्मण था, इसलिए कि भारतीय समाज को, भारतीय लोगों को मानसिक, मॉरल और मटेरियल लीडरशिप प्रोवाइड करता है। विदाउट डिस्क्रेडिटिंग द लीडरशिप ऑफ ब्राह्मणस इट विल नॉट बी पॉसिबल टू ब्रेक जाट सिस्टम, एंड विदाउट ब्रेकिंग द जाट सिस्टम वी कैन नॉट रूल इंडिया। यानी 1857 की एनालिसिस करने के लिए जो कमीशन बिठाया गया, उसने लिखा कि जब तक ब्राह्मण को डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे आप जाति सिस्टम नहीं तोड़ पाएंगे, और जब तक जात सिस्टम नहीं तोड़ेंगे आप भारतवर्ष के ऊपर रूल नहीं कर पाएंगे। और 1857 की रिपोर्ट में फाइलों में लिखा मिलता है, अब के बाद हमें ब्राह्मणों को आर्मी में नहीं लेना है, या कम से कम लेना है।
1857 के लिए अंग्रेजों की निगाह में, हम लोग चाहे जितना एनालिसिस करें, ये हुआ वो हुआ, अंग्रेजों को रूल करना था, उन्होंने अपनी एनालिसिस की और उनके हिसाब से ब्राह्मण इस समस्या की जड़ में है, आगे आने वाले समय में भी ब्राह्मण समस्या का जड़ रहेगा, इसलिए पहले इसे नेस्तनाबूद करो। सर जॉन लॉरेंस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, उन्होंने लिखा, इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणस ऑन अदर जाति was due to reverence and respect. Last year when the officers of higher caste revolted, then even the lower caste employees followed upper class. They refused to listen to British officers. कि 1857 में जब ऑफिसर्स ने जब रिवोल्ट किया तो अंडर में जो लोअर क्लास के छोटे छोटे लोग थे, छोटे छोटे काम करते थे, घास काटते थे, घोड़े की देखभाल करते थे, उन लोगों ने भी आना बंद कर दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉरेंस ने जब वायसराय लॉर्ड एल्गिन को लिखा, इफ इंटायर इंडिया गेट्स यूनाइटेड अगेंस्ट अस, हाउ लॉन्ग कैन वी स्टैंड। इस सारी एनालिसिस के बाद अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा स्कॉलर्स का समूह निकलता है जो ये कहता है कि पूरे भारतीय समाज को हमें बांट देना है, बिखेर देना है। अलेक्जेंडर डफ कलकत्ता के, जॉन विल्सन बॉम्बे के, E.J. हार्डी मद्रास के, ये तीन लोग बड़े विद्वान भी थे, मिशनरीज थे, ये लोग आगे आए और डफ की पहली किताब आती है, कलकत्ता से छपी, व्हाट इज द कास्ट, हाउ ए क्रिश्चियन गवर्नमेंट शुड डील विद इट। वो किताब की टाइटल है कि इंडियन रिवेलियंस एंड इट्स कॉजेज, ये दूसरी किताब थी। इन दोनों में उन लोगों ने आइडेंटिफाई करके ये कहा कि जाति सिस्टम, अब देखिए सारा प्रेस खत्म हो गया, अब एनालिसिस दूसरे रंग से चलती है। अब वो कहते हैं जात सिस्टम इज एनिमी ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअलिज्म, पैट्रियोटिज्म एंड लिबरलिज्म। अब ये चीज़ें आगे बढ़ानी है कि जाति जो है वो इसके अगेंस्ट है, लिबरलिज्म के। यानी पहली बार 1857 में, उसके पहले इतने दिनों से स्टडी होती रही, सबने भारतीय जात परंपरा को बहुत बड़ा माना, जजमानी सिस्टम को बहुत बड़ा माना। अलेक्जेंडर डफ ने ये बात कही, जात इज द मेन हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, विदाउट रिमूविंग इट नो प्रोग्रेस कैन बी मेड। अब ये कैमोफ्लाजिंग शुरू हो जाती है और ये 1858 का इनकी बुकलेट है। मैक्समुलर ने जो बात लिखी वो और बढ़िया है। विद इन कोड, इन इंडिया जात हैज बीन देयर फ्रॉम वन फॉर्म और अदर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। वी मे नॉट एक्सेप्ट इट एज ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, बट इट हैज बीन देयर एज सोशल इंस्टीट्यूशन ओवर मिलेनिया। वो कहते हैं कि जाति जो है वो धार्मिक संस्था नहीं है, सोशल इंस्टीट्यूशन जो हजारों सालों से है। और लिखते हैं, वी हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस इन क्वेश्चनिंग इट एंड ब्रेकिंग दिस यूनिटी ऑफ द कास्ट इज द ओनली सोल्यूशन। अंग्रेजों के ही सारी फाइलों में चीज़ें हैं, हम लोग नहीं पढ़ते। तो मैक्समुलर ने ही एडवाइस किया, H.H. विल्सन, मैक्समुलर, इन लोगों ने और मिशनरीज ने, कि जाति कैन नॉट बी रिमूव्ड या डिस्ट्रॉय भी नहीं की जा पाएगी, तो किया जाना चाहिए। 3 pronged स्ट्रेटजी अपनाई गई, यानी तय किया गया कि हमें 3 तरीके से काम करना है जिससे इस व्यवस्था को तोड़ा जाए। और ये सब फाइल्स पे मौजूद हैं। ये लिखते हैं, क्रिएट एनिमोसिटी, कंपटीशन एंड हेट्रेड एमंग द कास्ट। यानी पहला पॉइंट ये है कि कास्ट में आपस में काफ़ी वैमनस्य पैदा कीजिए, कंपटीशन पैदा कीजिए और इस स्तर तक कर दीजिए कि एक जाति दूसरे जाति से घृणा करने लगे। तो वो दूसरा पॉइंट ये देते हैं कि एजुकेटेड लोगों के बीच कास्ट के प्रति वैमनस्य पैदा इस तरह से पैदा करो कि वो कास्ट खत्म करने की बात करें। और तीसरा पॉइंट है, टू अचीव बोथ अबव ऑब्जेक्टिव्स इट वाज इंपॉर्टेंट दैट दोज हु वर रिस्पेक्टेड एंड रिवर्ड शुड बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ हेड। कि वो दोनों ऊपर के 2 पॉइंट अचीव करने के लिए ज़रूरी ये है कि समाज में जिन लोगों की इज्जत है, जिन लोगों की बहुत इज्जत है, उनके प्रति समाज में घृणा पैदा की जाए। यानी आज भी कहते हैं ना बनुवाद, ब्राह्मणवाद, वो सब अंग्रेजों के एक व्यवस्था से निकले हुए शब्द हैं जिससे कि समाज को तोड़ा जा सके। इसके बाद आप ये पाते हैं कि बहुत बड़े स्तर पे ब्राह्मणों को हिंदू समाज का विलन साबित करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने क्या किया, भारतीय समाज में हमेशा से ऋग्वैदिक काल से ही
शिक्षा मुफ्त थी। मैकाले के पहले दो बड़े मिशनरीज थे, चार्ल्स ग्रांट और दूसरे विल्बरफोर्स। उन्होंने कहा कि एजुकेशन के माध्यम से ही हम भारत में हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। और चार्ल्स ग्रांट ने एग्जैक्टली विद इन कोट लिखा कि बाय स्प्रेडिंग इंग्लिश एजुकेशन वी मस्ट चेंज देयर माइंडसेट एंड वी मस्ट टेक देम अवे फ्रॉम देयर रूट्स। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से माइंडसेट उनका दिमाग परिवर्तन करें और उन्हें अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से, अपने हेरिटेज से दूर ले जाएं। जो चार्ल्स ग्रांट थे 1768 से लेके 1790 तक भारत में रहे। होता ये है, जब एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की बात आती है विल्बरफोर्स और ग्रांट की, तो अंग्रेज़ों ने ये किया कि सर्वे किया। आपको ये सर्वे रिपोर्ट छपी हैं, आर्काइव्स में भी हैं। जैसे थॉमस मुनरो की रिपोर्ट है बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए, एडम्स की रिपोर्ट है कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए, बंगाल प्रेसिडेंसी एल्फिंस्टन की रिपोर्ट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए। उन्होंने ये पाया कि यहाँ लगभग हर गांव में प्राइमरी स्कूल है, हर कस्बे में, बड़े कस्बे में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जहाँ मुफ्त शिक्षा दी जाती है, कोई भी चार्ज नहीं होता। और ये सारे के सारे गुरुकुल, सारे के सारे स्कूल्स ये चलते हैं समाज के योगदान से। और एक तरीका ये था समाज में कि शासन की तरफ से ज़मीनें इनको दे दी जाती थी। जैसे तक्षशिला को राजा ने 200 गांव की ज़मीन उनको लगान दे दी थी, यानी 200 गांव की जो लगान आएगी वो जाएगी नालंदा में। तो एक तरह से वो फंडिंग हो गई। तो न केवल ये देखा गया कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट हैं, ये पाया गया कि इसमें से 80% विद्यार्थी और टीचर, शिक्षक आज के अछूत, आज के ट्राइबल, आज के बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। कोई इस तरह का डिवीज़न नहीं था कि कोई आदमी आज की भाषा में जो अनुसूचित जात में है वो स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। वो सब रिपोर्ट तो आदमी उठा के देखे, आँख खुल जाती है। इसने अंग्रेज़ों का बिल्कुल भौचक्का कर दिया। तो ये हुआ कि इस व्यवस्था से कैसे निपटा जाए। तो विल्बरफोर्स की चीज़ को लागू करना था कि अंग्रेजी शिक्षा लागू करनी थी। मैकाले का 1834 का मिनट्स उठा के देख लीजिए। तो मैकाले ने ये सजेस्ट किया, मालगुजारी या लगान जो इनको जाती है, आर्डर कर देंगे कि वो मालगुजारी अब इन्हें नहीं दी जाएगी, सरकारी खजाने में जमा होगी। उस एक निर्णय ने भारत में शिक्षा पद्धति की पूरी व्यवस्था बदल दी। 1850 तक, 1857 के बाद तक भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या 86% से ज़्यादा थी। इंग्लैंड में आपको विश्वास नहीं होगा 14% थी, फ्रांस में 7% थी। 1947 में जब अंग्रेज गए तो 87-88% इंडियन इलिटरेट थे, क्योंकि आपने उन्हें शिक्षा पद्धति से बाहर कर दिया। एक स्ट्रोक में कई लाख स्कूल बंद हो गए। एक स्ट्रोक में भारत की 90% से ज़्यादा आबादी स्कूल सिस्टम से बाहर हो गई, क्योंकि वो फीस नहीं दे सकते थे। जो पहले मुफ्त शिक्षा पाते थे अब वो शिक्षा नहीं पा सकते थे। इसका नुकसान जो हुआ वो भारतीय समाज आज भी नहीं समझ पा रहा है कि आखिर इतने अशिक्षित लोग कैसे इस देश में हुए। सारा ठीकरा ले जाके ब्राह्मणों के ऊपर फोड़ा, अपर कास्ट के लिए ऊपर फोड़ा कि ये नहीं चाहते थे कि बाकी लोग शिक्षित हों। इस बात को कॉन्स्टेंटली बराबर छिपाया जाता है आज भी कि भारत में शिक्षा को बर्बाद किसने किया। अब जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन हो गई अशिक्षित, तब इन्होंने दूसरा गेम खेलना शुरू किया। अभी तक ये पूरा हिंदू समाज था। आप 1863 में जो पहला सर्वे किया था सेंसस का, वो बहुत प्रिलिमिनरी है, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन 1871 का सेंसस से एक नई शुरुआत होती है जो आज तक चल रही है। सेंसस में पॉपुलेशन को 4 लेवल पे बांटा गया। हिंदू थे, मुस्लिम थे, ईसाई थे, क्रिश्चियन और पारसी। बाकी पूरा का पूरा जो समाज था वो हिंदू में आता था। उसके पीछे कारण ये था कि चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, ये तीनों धर्म हिंदू समाज से ही, हिंदू परंपरा से ही निकले थे। और आज भी आप समाज में
झंडा लेके, राजनीतिज्ञों को छोड़ दीजिए, तो कोई भी बुद्ध या जैन झंडा लेके नहीं चलता कि हम हिंदू समाज से अलग हैं हमारा, या कोई एक दूसरे को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करता। यही हालत सिखिज्म की थी। तो 1871 के बाद इन्होंने देखा कि हिंदू तो बहुत बड़ा चंक है, इसको कैसे तोड़ा जाए। तब उन्होंने ये किया कि 1881 में हिंदू धर्म से बाहर जैन और बुद्धिस्ट को निकाल रहे हैं, इनकी जनगणना अलग करेंगे। 1891 तक आते आते अलग कर दिया जाता है सिखों को भी। अब इसके बाद ये किया अनुसूचित जनजाति। तो पहले इन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब को अलग किया कि नहीं, इनका हिंदुत्व से कुछ लेना देना नहीं है। यानी 30 साल बाद इन्हें याद आया कि उनको भी हिंदू समाज से बांटो, निकालो बाहर। कि आपके परिवार में अगर 100 लोग हैं, आपके परिवार को 100 लोगों का परिवार दिखाने के बजाय उस परिवार में 5 मुखिया दिखा दीजिए और 5 भाग में बांट दीजिए, 20-20 लोगों का हो गया परिवार। तो ये सब राजनीति चली। अब इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट का एक शब्द निकाला और उसमें वो तमाम लोग हिंदू सोसाइटी से निकाल के डाल दिए गए जो छोटे काम करते थे, उनको निकाल के बाहर कर दिया। यानी शेड्यूल्ड कास्ट बाहर कर दिया, शेड्यूल्ड ट्राइब बाहर कर दिया। कि 1931 आते आते शब्दों का खेल चलता है। वो कहते हैं कि कास्ट को और ज़्यादा डिवाइड करना पड़ेगा और लोअर कास्ट वालों का एक अलग ग्रुप बनाना चाहिए, जिसे आज बैकवर्ड कास्ट कहलाता है। और अब आप सेंसस देखिए तो अति बैकवर्ड, अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी भी बांट दिया गया। और 1968 में के पहले एक शब्द नहीं था, था लेकिन इस्तेमाल में, राजनीतिक इस्तेमाल में नहीं था, दलित। दलित शब्द एक ऐसा उछाला गया जिसमें यह कहा गया कि जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं वो सब दलित में कर दिए जाएं। तो अब आप देख रहे होंगे एक शब्द आता है कास्ट हिंदूज, जिसमें सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय रखे जाएं, बाकी सबको बांट दिया जाए। जैसा हमने कहा था, कास्ट जो है पूरी तौर पे गलत शब्द है, गलत इसके मायने हैं, लेकिन सारी चीज़ जब राजनीति से प्रेरित हो जाती है तो उसका सल्यूशन निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हज़ारों हज़ार करोड़ के मालिक हैं, आज वो जात के नाम पे समाज को बांट रहे हैं, समाज की राजनीति कर रहे हैं। और जो अंग्रेज़ों ने जात की व्यवस्था दी, उसी के अंतर्गत अब पूरी राजनीति हो रही है। एक बार पुनः 1918 में जाते हैं और वी.ए. स्मिथ का वो कम्युनिकेशन पार्लियामेंट को याद किया जाए कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतवर्ष में इलेक्शन करने की बात होती है तो हमारा जो सिस्टम था पंचायत सिस्टम था, जिसमें उस पंचायत, ग्राम पंचायत में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, पारसी जो भी रहता था, छोटी जात बड़ी जात। और प्रेमचंद की वो कहानी है सबसे बढ़िया पंचायत सिस्टम पे, कभी आप पढ़ लीजिए तो उसमें पता चलता है कि सबके अंदर कितना सद्भाव था, कितना विश्वास था। उसको तोड़ना था अंग्रेज़ों को, तो उन्होंने जो इंडिविजुअल वोट सिस्टम दिया, तो इंडिविजुअल वोट सिस्टम में अब तो घर और परिवार ही बंट गया। सब पूरी समाज की सहमत थी, वो असहमत में घर परिवार तक में बदल दिया गया। तो वी.ए. स्मिथ ने लिखा है, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताऊं कि वो जो कर रहे हैं वो भारतवर्ष के लिए कितना घातक साबित होगा। इंटरनेट पे अवेलेबल है, सारी चीज़ें वो बताते हैं कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद कितने लोग वोट दे पाएंगे, कितने लोग नहीं दे पाएंगे, कितने लोग बूथ तक पहुंच पाएंगे, कितने लोग लाठी के दम से बूथ के बाहर रखे जाएंगे, बूथ कैप्चरिंग कैसे होगी। ये सब हमने 1918 में उन्होंने कहा था और 1952 के बाद सब देखा। लिखते हैं कि इन सब चीज़ों की बाधाओं के साथ पार करते करते इस सिस्टम से सिर्फ एक चीज़ सबसे ज़्यादा मजबूत होके आएगी, उभर के आएगी, वो है जाति।